अवेंजर्स नहीं आने वाले। ये लाइन ट्रेलर में एक इमोशनल गट पंच थी और फिल्म देखने के बाद रियलाइज होता है ये सिर्फ डायलॉग नहीं था, ये थीम थी। थंडरबोल्ट्स कोई ट्रेडिशनल सुपर हीरो मूवी नहीं है, ये उन कैरेक्टर्स की कहानी है जो पहली बार किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही बचाने निकलते हैं। थंडरबोल्ट्स एमसीयू का वो फेज है जहां गार्डियंस वाली कॉमेडी, विंटर सोल्जर वाला इंटेंसिटी और एंड गेम के बाद वाला इमोशनल बर्नआउट सब एक जगह ब्लेंड हो जाता है। ये फिल्म एक मिशन स्टोरी जरूर है, लेकिन ज्यादा गहराई में देखें तो ये एक थेरेपी सेशन है उन लोगों के लिए जो इन्हें एवेंजर्स के लेफ्टओवर्स की तरह देखते हैं, पर असली में ये वो लोग हैं जो दुनिया के सबसे ज्यादा इमोशनली बैटर्ड और मोरली कन्फ्लिक्टेड हीरोज है। एमसीयू का ये फेज क्लियरली रीसेट मोड में है और थंडरबोल्ट्स उसी के फर्स्ट क्लियर सिग्नल के रूप में आती है। फिल्म की ओपनिंग से ही ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये स्टोरी स्पेक्टेकल के लिए नहीं, सब्सटेंस के लिए बनाई गई है। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका टोन, जो कि एक ग्राउंडेड, मैच्योर और बहुत ही ज्यादा डीपली पर्सनल। यहां पर हर कैरेक्टर एक फ्रैक्चर है, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। येलेना जो बहुत सारे मिशंस तो कर रही है लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा खोखली हो चुकी है। बकी बार्न्स एक ऐसा सोल्जर है जो कि हर वॉर के बाद एक अलग ही मोड में चला जाता है। रेड गार्डियन जो हर जोक के पीछे अपने रेलेवेंस की दर्द भरी चीख को छुपा रहा है। घोस्ट जिसका फिजिकल इंस्टेबिलिटी उसके इमोशनल ब्रोकनेस का एक मेटाफर बन चुका है। थंडरबोल्ट्स की कहानी एक ऐसी टीम की है जिसमें हीरोज नहीं एंटी हीरोज है। येलेना बेलोवा, बकी बार्न्स, रेड गार्डियन, घोस्ट, टास्क मास्टर और जॉन वॉकर सब अपने अपने तरीके से सिस्टम से काटे गए लोग हैं जिन्हें एक मिशन के लिए जोड़ दिया गया है। जब ये टीम वैलेंटीना के डेडली ट्रैप में फंस जाते हैं तब उन्हें एक ऐसे रास्ते पर चलना पड़ता है जहां उनका सबसे बड़ा एनिमी उनका पास्ट ही बन जाता है। इस थ्रेट से इवन वेल भी नहीं बचती, बट असली मुसीबत तो तब आती है जब वॉइड अनलिश हो जाता है जो पूरे न्यूयॉर्क को अपने अंधेरे में ले लेता है। तो क्या ये ग्रुप ऑफ मिसफिट्स इस वॉइड को रोक पाएगी? जानने के लिए आपको देखना होगा थंडरबोल्ट्स। ये मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 वाली एनर्जी को एक नए अंदाज में चैनल करती है। मिसफिट ग्रुप, इमोशनली ब्रोकन लोग, एक सीमिंगली इम्पॉसिबल मिशन और उस मिशन के दौरान उनका एक दूसरे के लिए लड़ना और जीने के लिए सीखना। बट जहां गार्डियंस का टोन ज्यादा स्पेस फैंटेसी था, ये मूवी जमीन पे है, लाइक लिटरली और मेटाफोरिकली। इसमें पंचलाइंस है बट वो फोर्स नहीं लगते, इसमें ट्रॉमा है पर वो एक्सप्लॉइटेटिव नहीं लगते, और सबसे बड़ी बात इसमें एक सोल है, एक ऐसी सोल जो आजकल की सुपर हीरो मूवीज में काफी मिस होता हुआ दिख रहा है। लास्ट टाइम मुझे ये सोल डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी के अंदर दिखी थी, जहां ये ऊपर ऊपर से तो मजेदार मूवी लगती है बट अंदर में जो थीमेटिक माल था इसका, उससे हर एक बंदा रिलेट कर सकता है, जिसको मैंने अच्छे से अपने इस वीडियो के अंदर बताया है। अगर तुमने उसको नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना ताकि तुम कॉन्टेक्स्ट समझ पाओ, लेकिन फिलहाल ये स्पॉइलर फ्री वीडियो थंडरबोल्ट्स का देखते जाओ। तो भाई जे का जो डायरेक्शन है इस मूवी के अंदर वो काफी ज्यादा टाइट और फोकस्ड फील होता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जैसा फन टोन जरूर है, लेकिन हर जोक के बाद एक साइलेंस भी है जिसमें ट्रॉमा एको करता है। जोआना कार्लो का को राइटिंग और हैरी यून का एडिटिंग स्टाइल इस फिल्म को कियोटिक नहीं कोहेसिव बनाता है। हर कैरेक्टर अपनी जर्नी लेके आता है एंड हर एक सीन का अपना वेट होता है, और जिसका कोई वेट नहीं होता उसको एक दो लाइन बुलवाकर साइड कर दिया जाता है। एंड जो साइड कैरेक्टर पोटेंशियल रखते हैं उन्हें प्रॉपर टाइम दिया जाता है, जैसे कि मेल जिसको प्ले किया है जेरेडाइन विश्वनाथन ने। अगर आप कास्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे सब ने अपना ए गेम दिया है। फ्लोरेंस प्यू एज येलेना बेलोवा वंस अगेन स्टील्स द शो, जहां पर उनका शार्प ह्यूमर, अंडरकरेंट ऑफ ग्रीफ और एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश, सब कुछ इतने ग्राउंडेड तरीके से दिखाया गया है कि उनका कैरेक्टर और भी ज्यादा रिलेटेबल बन जाता है। डेविड हार्बर का रेड गार्डियन सिर्फ कॉमिक रिलीफ नहीं रहता, बल्कि एक ऐसे ब्रोकन फादर फिगर के रूप में सामने आता है जो खुद को रेलेवेंट महसूस कराना चाहता है, क्योंकि वो समझता है कि अकेला होना क्या होता है। उसने खुद को उस चीज से बाहर निकाला है अपने तरीके से, एंड वो वही तरीके से येलेना की भी मदद करता है इस मूवी के अंदर, जो कि मूवी के एंड में एक की रोल अदा करता है। जॉन वॉकर का रिडेम्पशन आर्क भी इस फिल्म में एक अनएक्सपेक्टेड हाईलाइट थी, जो कि थोड़ा सा सब्टल था लेकिन इंपैक्टफुल था। घोस्ट को फाइनली एक रियल पर्पस मिल चुका है एमसीयू के अंदर, जो उसके फेजिंग पावर से आगे बढ़कर है। और अगर हम बात करें बकी बार्न्स की, तो सिविल वॉर के बाद शायद ये पहली ऐसी मूवी होगी जिसमें वो नेचुरली फिट होते हुए दिख रहा है, जहां पर वो एक लीडर के जैसा उभर सकता है। अगर हम बात करें वैलेंटीना की प्रेजेंस की, तो ये निक फ्यूरी के जैसी है, लेकिन उसमें एक ट्विस्टेड सेंस ऑफ कंट्रोल और मैनिपुलेशन भी है, जो कि मूवी के अंदर काफी अच्छे से देखने को मिलता है, जिस वजह से वो कभी भी एक ट्रस्टवर्दी कैरेक्टर नहीं लगती, और शायद इसी वजह से हर सीन में वो काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है, जो कि हमें एंड तक देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें बॉब की, तो जब उसका सेंटी और वॉइड का रिवील होता है तब फिल्म का थर्ड एक्ट एक एग्जिस्टेंशियल लेवल तक पहुंच जाता है। ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं, डिप्रेशन का पर्सोनिफिकेशन होता है। वॉइड कोई विलन नहीं है,
वो रिप्रेजेंटेशन है सेल्फ डिस्ट्रक्शन का। थंडरबोल्ट्स में जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो था इसका टोन। एमसीयू में काफी रिसेंट प्रोजेक्ट्स में हमें टोन का कोहेरेंस मिसिंग दिखा है। एक सीन में इमोशनल ब्रेकडाउन होता है तो वहीं दूसरे में स्लैपस्टिक कॉमेडी देखने को मिल जाता है, बट थंडरबोल्ट्स इसमें कंसिस्टेंट है। हर जोक, हर फाइट, हर इमोशनल बीट एक मिशन को सर्व करती है। और ये स्टोरी ब्रोकन लोगों की है तो सिर्फ सर्वाइव ही नहीं बल्कि ये हमें वो चीज फील कराना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ फाइट नहीं करते, ये लोग हर वुंड के साथ जीते हैं, फिजिकल वुंड्स भी और इमोशनल स्कार्स भी। एक्शन काफी रॉ है, ब्रूटल है, लेकिन ओवर पॉलिश्ड नहीं है। इस मूवी का जो अनसंग हीरो है वो है इसका म्यूजिक। सन लक्स का बैकग्राउंड स्कोर सिर्फ सीन फील करने के लिए नहीं बल्कि सीन्स को ब्रीथ करने के लिए बना है। जब कैरेक्टर्स अपने ट्रॉमा से लड़ रहे होते हैं या वॉइड के एग्जिस्टेंशियल हॉरर अनफोल्ड हो रहा होता है तब ये म्यूजिक उनके अंदर के केओस को एम्पलीफाई करता है। ये एक इमोशनल ब्रीज बन जाता है जो ऑडियंस को उन कैरेक्टर्स के दर्द तक ले जाता है बिना अननेसेसरी एक्सपोजिशन के। लेकिन कुछ फ्लॉज भी हैं इस मूवी के जो लार्जली स्ट्रक्चरल है। घोस्ट और बकी जैसे कैरेक्टर्स के आर्क थोड़ा सरफेस लेवल ही लगते हैं, स्पेशली तब जब हम ये बात जानते हैं कि उनमें काफी थीमेटिक पोटेंशियल है। दूसरी चीज जो मुझे खटकी है वो एक सीन को देखने के बाद से महसूस हुआ और वो था एक पावरफुल कॉम्बो अटैक। आई अंडरस्टैंड कि ये ग्रुप ज्यादातर स्किल फाइटर्स और सुपर सोल्जर्स से भरी पड़ी है, साथ ही ये लोग अभी अभी मिले हैं जिसके वजह से फाइट सीक्वेंस विजुअली इंपैक्टफुल तो लगते हैं इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पावर्स का फ्यूजन थोड़ा और हो सकता था। थर्ड एक्ट में एक ग्रैंड विजुअल एक्सपेरिमेंटेशन की कमी महसूस होती है क्योंकि ये हर बड़ी पिक्चर से उम्मीद किया जाता है कि थर्ड एक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर्टिकुलरली तब जब स्टेक्स हाई हो। लेकिन ये फ्लॉज नैरेटिव के इमोशनल वेट को डाइल्यूट नहीं करते हैं क्योंकि इनका जो इमोशनल ग्रिप है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड मुझसे पर्सनली पूछो तो मुझे इनके फ्लॉज बहुत ही ज्यादा हिट नहीं करते हैं। ये तो बाद में जब मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करने लगा तब मुझे लगा कि ये एक पॉइंट हो सकता है जिसको आप फ्लॉ में गिन सकते हो। मेरे ख्याल से थंडरबोल्ट्स एमसीयू का सबसे इमोशनली ग्राउंडेड मूवी है। इसमें $1 बिलियन कमाने जितना पोटेंशियल तो नहीं पर इसमें बिलियंस ऑफ इमोशंस है एंड उन लोगों की स्टोरी है जिन्होंने अपनी वैल्यू खो दी है और फिर भी वो खुद को दोबारा डिफाइन करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि एमसीयू अपना हार्ट लूज कर चुका है तो थंडरबोल्ट्स उस हार्ट को वापस लाता है। थोड़ा फ्रैक्चर्ड है, थोड़ा फ्लॉड है पर पूरी तरह से रियल है। इसमें ज्यादा सीजीआई नहीं है और ना ही ज्यादा मेटा रेफरेंसेस है, बस एक ऑनेस्ट कहानी है कुछ हारे हुए लोगों की जो फिर से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने मार्वल देखना छोड़ दिया था तो ये फिल्म वो रीजन बन सकती है जिससे आप उससे एक बार फिर से जुड़ जाएं। इस बार किसी अवेंजर या बड़े कैरेक्टर के लिए नहीं बल्कि उनके लिए जो पीछे रह गए थे और जिनसे आप सबसे ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। मार्वल ने सही में कुछ बहुत ही अच्छा बनाया है एटलीस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मैं इसे काफी ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूं तो शायद तक मुझे इसीलिए ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और इसीलिए मैं इसकी बड़ाई कर रहा हूं। एंड आई वुड रियली सजेस्ट कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए क्योंकि ये सच में काफी अच्छी मूवी बनाई है। तो गाइस ये था मेरा रिव्यू एंड आई होप आपको अच्छा लगा। अगर आपने मूवी देख ली है तो आप मेरी बातों से एग्री करते हैं या नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मैं इसका एंडिंग एक्सप्लेनेशन और आगे के वीडियोस भी बना रहा हूं जो कि बहुत जल्द आ जाएंगे, तो अगर आप उनको मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।